अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 8 सुधा मूर्ति साहित्य प्रकार जीवनी। यहाँ पर हमें कई महिलाओं के चित्र दिए गए हैं जो महिलाओं ने अपने योगदान से समाज में एक अपना नाम कमाया और उन्हीं के प्रयत्न से आज हम समाज में महिलाओं का जो सम्मान है, मान है, वह प्राप्त कर सके हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध महिलाओं के चित्र हमें दिए गए हैं। हम जो इकाई पढ़ने जा रहे हैं सुधा मूर्ति, एक ऐसी ही महिला की कहानी है। इस इकाई का साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ बायोग्राफी है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यता के साथ चित्रण होता है। जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। जीवनी यानी किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। साथ ही जीवनी इतिहास, साहित्य और नायक की त्रिवेणी होती है। और जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं सुधा मूर्ति जी के बारे में। वह कौन थी? सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज में ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं और आज भी कर रही है। स्कूलों में अपना योगदान, स्कूलों में अगर कंप्यूटर ना हो तो कई जगह उन्हें कंप्यूटर दिए हैं। अनाथ आश्रम की स्थापनाएं की है, अस्पताल बनवाए हैं। कई ऐसे सामाजिक कार्य में वे आज भी लगी हुई है। जब उनकी जीवन की शुरुआत हुई थी, वह केवल एक ही लड़की थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में थी। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी किया क्योंकि केवल एक लड़की का सभी लड़कों के बीच में रहकर पढ़ना, सभी उसे चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी और इम्तिहान में जब वह अव्वल आई तो सभी देखते रह गए। उन्होंने टेल्को टाटा में अपने इंजीनियरिंग के पद पर वह नियुक्त हुई तो वह प्रथम महिला इंजीनियर बनी। वह प्रथम महिला इंजीनियर बनी और अपना एक नाम कमा लिया। उन्होंने नारायण मूर्ति के साथ उनका विवाह हुआ। उनके पति के सपने काफ़ी ऊंचे थे, लेकिन उनके पास पैसों की कमी थी। केवल 10,000 रुपये में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। वह भी सुधा मूर्ति जी ने अपने पति को दिए थे। उन्होंने जो थोड़ी बहुत बचत की थी उनमें से 10,000 रुपये उन्होंने अपने पति को दिए थे और 10,000 रुपये लेकर उन्होंने अपने मित्रों की सहाय से काम की शुरुआत की और आज इस मुकाम पर दोनों पहुंच गए कि इन्होंने इन्फोसिस कंपनी खोली। और आप भी और मैं भी देख सकती हूँ कि आज हम इन्हें कहाँ से कहाँ देख सकते हैं। कहना यह है कि हम कोई कार्य करना चाहे तो केवल मेहनत और लगन चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। तो यहाँ पर कुछ लोग महान लक्ष्य को हासिल करने के मकसद लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जो जिंदगी को सादगी और दानिशमंदी के साथ जीने में यकीन रखती है। और यही सादगी और मन की उदारता उन्हें इस मुकाम पर ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नज़रें बुलंद करनी पड़ती है।
उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस के इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति की जिंदगी मेहनत और मशक्क़त की अद्भुत कहानी है। मैंने आपको बताया कि वह कहाँ थी और आज कहाँ आ गई। आज हम उन्हें देखना हो तो हमें अपनी नज़र आसमान तक बुलंद करनी पड़ती है। ऐसी बड़ी कंपनी की वह आज बड़ी कंपनी की उन्होंने स्थापना की। उनके पति के काम में उन्होंने इतना साथ दिया कि आज ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज वह आईटी कंपनी इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा है और कई सामाजिक कार्यों में भी लग गई है। मैंने आपको बताया कि वे सामाजिक कार्यों में भी इतनी जुड़ी हुई है और उनके पास जब पैसे नहीं थे, पैसों की कमी के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे और आज हम देखते हैं कि वह किस मुकाम पर है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उन्होंने BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। वे राज्य में प्रथम आई, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक रजत पदक प्राप्त हुआ। जब वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, वह ज़माना था जब महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। हम किसी भी कंपनी में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, या तो फिर पाठशाला में जाएंगे, या तो फिर अदालत में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, यहाँ तक कि सेना में भी आज महिलाएं मौजूद है। महिलाओं ने आज जहाँ देखो वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज हम देखते ही हैं। हमें उनको भी पुरुषों के मुकाबले कम नहीं समझना चाहिए। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है, वह हर एक काम कर सकती है। आज हम इसे गृहिणी ही नहीं मान सकते, वह हर एक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। आगे पढ़िए, आप भी किताब में पेज नंबर 19 पर यहाँ पर कई महिलाओं के चित्र दिए गए हैं। इसी से हमें पता चलता है कि महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी महिलाएं आज जाकर आ गई है। यहाँ पर सुनीता विलियम्स का भी चित्र है। आप लोग कक्षा 8 में यह इकाई पढ़कर आए हो। सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, आप देखते हो कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध है। पहले के ज़माने में स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि लड़कियों को भी शिक्षा में आगे पढ़ाया जाता है और वह पढ़ती भी है और अपने मुकाम तक पहुंचती भी है। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। पढ़िए, सुधा मूर्ति इकाई 8 जो संकलित है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है।
तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। यह लड़का है या लड़की, ऐसा भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। आगे पढ़िए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, भारतीय विज्ञान संस्थान और दूसरा चित्र गुलमोहर। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी कक्षा समाप्त कर हॉस्टल की ओर जा रही थी और नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी। लेकिन विज्ञापन में एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है और वह वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। विज्ञापन यानी इश्तहार, आवेदन यानी अर्जी, निवेदन, परिसर आसपास की भूमि। आगे पढ़िए। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं कि उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा कि हाँ, यही तो लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसे नौकरी की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह पढ़ने में इतनी तेज थी कि वह अव्वल नंबर पर आती थी और स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद यानी स्नातक होने के बाद की जो पढ़ाई है उसके बाद छात्रवृत्ति यानी वजीफा, पेशकश यानी प्रस्ताव, असमानता यानी समानता का अभाव, पचना यानी हजम होना। यहाँ पर बताया गया है कि बात न पचना यानी बात गले न उतरना। उसके गले में यह बात ही नहीं उतरी कि यह कैसे हो सकता है, इतना भेदभाव किस तरह हो सकता है। उन्हें नौकरी की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह आगे पढ़ाई के लिए उसे छात्रवृत्ति मिलने वाली थी और यह प्रस्ताव भी उनके पास आ चुका था कि उन्हें आगे पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति यानी वजीफ़ा मिलने वाला था और वह विदेश जाकर ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन यह भेदभाव देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा कि इतनी असमानता स्त्री पुरुषों में, इतना भेदभाव यहाँ पर किया जाता है। यह बात उसे पची नहीं, बात गले न उतरी। आगे पढ़िए। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। मैंने आपको आगे भी बताया कि वह केवल अकेली लड़की थी। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले सभी पुरुषों में वह केवल अकेली लड़की थी, योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। कि सहना यानी बर्दाश्त करना,
कि यह इसका विरोध अवश्य करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेज़ी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि इनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। कि उसने अपनी डायरी में सूचनाएं लिखी और सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा, कि जो सबसे बड़े अधिकारी है उनको वह बताएगी कि आपकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उनको उनका नाम भी नहीं पता था, केवल इतना पता था कि JRD टाटा है। उसने क्या किया आगे, उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका अपना योगदान दिया है। कि आपने भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना यानी जो वह पढ़ रही थी वह संस्था की स्थापना में भी उन्होंने योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि मैं भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में जो आपने योगदान दिया है उसी में ही पढ़ रही हूँ और मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी यानी टाटा जैसी कंपनी पुरुष स्त्री के बीच में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यहाँ पर पोस्ट कार्ड है और टाटा कंपनी का भी चित्र दिया गया है। अब हम अगले वीडियो में इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वह भी दिए गए हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।